हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करी थी। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से वेपर प्रेशर वेरी करता है जब उसमें एक वोलेटाइल सॉल्यूट हो और एक बार नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। और उसके बाद हमने देखा था कि लिक्विड फेज के अलावा वेपर फेज में भी हम उसका क्या कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन हम पता कर सकते हैं। अब बात हो रही है कि सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं वो बन कैसे रहा होगा। बन कैसे रहा होगा सर? सिंपल ही तो दो कोई भी लो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स कर दो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जब दो हम अलग अलग सब्सटेंस को, दो कंपोनेंट को जब ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है वो अभी तक हमने बात नहीं करी। कैसी प्रॉपर्टी? तो क्या उसमें कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है ऐड करने से, एब्जॉर्ब हो रही है टोटल हीट या टोटल हीट रिलीज हो रही है, क्या उसमें कोई एंट्रोपी का चेंज आ रहा है, क्या कोई गिब्स एनर्जी का चेंज आ रहा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चेंज आ रहा है, क्या प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है जो हमें सॉल्यूशन बनाते समय पता होना चाहिए, तो वो हम अब देखेंगे। यानी तो अब हम बात करने वाले कि सॉल्यूशन को बनाते समय क्या क्या फैक्टर वेरी करते हैं, और उन फैक्टर के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला हमने बोला आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हमने बोला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, नेगेटिव डिविएशन और एक पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल में दो है, आइडियल सिर्फ एक होता है, और पहले आइडियल और नॉन आइडियल को फर्दर। आइडियल में ऐसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सॉल्यूशन हम जब बना रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर चेंज होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बना रहा हूं। यहाँ पे कोई लिक्विड ए ले लिया मैंने पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर मैंने कोई लिक्विड बी ले लिया, और जब दोनों को मैंने मिक्स करा तो मेरे पास सॉल्यूशन ए प्लस बी मिला है। ठीक है, अब की बार आप देखोगे तो सर बोला आप तो पहले लाइन में अलाइन थे, एक एक एटम, इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उस पर अब बात नहीं करने वाला। वेपर प्रेशर पे सॉल्यूशन को ऐड करते समय क्या क्या, दो लिक्विड को मिक्स करते समय जब सॉल्यूशन बन रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है उसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूं कि जब लिक्विड ए होगा, सिर्फ जब लिक्विड ए होगा तो ये ब्लू कलर के सारे किसके हैं? ए लिक्विड के मैं बोल सकता हूं उसके एक एक एटम है या मॉलिक्यूल या कोई पार्टिकल, कुछ भी बोल लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लें ये ए लिक्विड के इंडिविजुअल एटम्स है, नहीं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तो कुछ ना कुछ इनके अंदर आपस में इंटरेक्शन तो होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इनके ऊपर आपस में इंटरेक्शन तो होगा, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना हो, एटलीस्ट वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा, हर जगह होता है वो तो। इसी तरीके से जो लिक्विड बी है इसके अंदर भी इनके जो मॉलिक्यूल्स जो आपस है उनके अंदर भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो ए मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, यहां आप देखोगे तो मैंने लिखा भी इस तरीके से ए इंटरेक्शन, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे, इसको ए माना ए एटम मान लो, यानी तो ए के बीच में इंटरेक्शन। इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स को मैंने बी माना, इंडिविजुअल को एक एक को, तो ये बी तो बी के बीच में इंटरेक्शन, तो ये बी के बीच में इंटरेक्शन लिखा। और जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उसमें एक ए होगा और एक बी होगा, एक ए होगा और एक बी होगा, फिर सारे ए बी ऐसे ऑल्टरनेट क्यों? फिर से वही बात, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है वो। तो जो कंपोनेंट्स होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, उसमें जो दो भी हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट ऐड करे वो यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि ए एक जगह जाके इकट्ठा हो गया और बी दूसरी जगह ज़्यादा हो गया, कम हो गया, नहीं। कहीं से भी सॉल्यूशन का कोई भी पार्ट उठाओ उसमें ए और बी की आपको क्या दिखेगा? कंसंट्रेशन या उनका अरेंजमेंट जो एटम का दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा? सेम ही दिखेगा। तो अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन मिल गया, बन गया अब हमारा, तो अब उसमें ए और बी दो अलग अलग पार्टिकल ऐड हुए तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन आएगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कैसा भी हो सकता है, और कुछ नहीं, मैं तो वीक वंडरवॉल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे मैं बात कर रहा हूँ जो लिक्विड ए है, अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाना है तो ए का और बी का दोनों का आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स होना, होमोजीनियसली मिक्स होना जरूरी है, तभी मेरा सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ए नीचे आके सेटल हो गया और बी उसके ऊपर आ रहा है तो वो सॉल्यूशन थोड़ी बन रहा है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं, तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो वो आपस में इंटरेक्ट कब करेगा? इंटरेक्ट तब करेगा जब ए जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स है उनकी पहले बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो? ब्रेक हो। इसी तरीके से जो बी पार्टिकल्स है जो पहले प्योर फॉर्म में, उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो? ब्रेक हो।
और जब इन दोनों को मिक्स करूंगा तो हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें ए और बी जो पार्टिकल उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, नया जनरेट हो, डेवलप हो। आ रही बात समझ में? तो वही मैंने लिखा है ए इंट्रैक्शन, जब सॉल्यूशन बनेगा तब की बात कर रहा हूं, जब ए और बी को मिक्स करोगे तो ए इंट्रैक्शन तो क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सब ए एक साथ हो जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो ए के इंट्रैक्शन अब ए के साथ नहीं बी के साथ होना पड़ेगा, फिर ए के साथ, फिर बी के साथ, इस तरीके से। तो ए इंट्रैक्शन तो क्या होगा, ब्रेक होगा। इसी तरीके से बी इंट्रैक्शन, इसको भी जो बॉन्ड इनके बीच में उसको भी ब्रेक होना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, ब्रेक होगा। और जो ए और बी इंट्रैक्शन पहले तो था नहीं, जब दोनों को मिक्स करेंगे तब डेवलप होगा, तो ये ए बी इंट्रैक्शन क्या होगा, फॉर्म होगा, डेवलप होगा। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, जब इंट्रैक्शन ब्रेक या फॉर्म हो रहे होंगे, तो इनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा होगा। तो मुझे पता है जब भी कोई बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देने पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेक करना है, अलग करना है, तो एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देने पड़ेगी। ठीक है, तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से मशक्कत करना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी, तो हीट एब्जॉर्ब होगी इसकी। इसमें भी ब्रेक करना है क्योंकि बॉन्ड बी इंटरेक्शन को, तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ पे क्योंकि नया इंटरेक्शन बनेगा ए और बी के बीच में, तो यहाँ से हीट क्या होगी, रिलीज होगी यानी। ठीक है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है, वहां पर एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और थर्मोडायनेमिक्स में हम जो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट एब्जॉर्ब होती है हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। दैट मीन्स डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको भी क्या बोलूँगा मैं, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो इसको क्या बोलूँगा मैं, एक्सोथर्मिक। तो पुराने जो बॉन्ड है वो तो टूटने चाहिए और नए बॉन्ड बनने चाहिए, तो पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देने पड़ेगी, मतलब वहाँ पे तो एंडोथर्मिक एनर्जी कुछ चाहिए होगी, और नए बॉन्ड जब बन रहे होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ये जब सॉल्यूशन बन रहा तब की कहानी है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर हमें देखने हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर देखने हैं। तो पहला जो हम फैक्टर देखेंगे, पहला फैक्टर देखेंगे हम FOA, लिखूंगा मैं शॉर्ट में। FOA का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब किस किस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है हमारे पार्टिकल्स के बीच में। कौन से पार्टिकल्स के बीच में, तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA, जो हमारा प्योर लिक्विड A था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले। BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा B लिक्विड था उसके बीच में जो पार्टिकल्स है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करने वाले। और AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो नया हमारा इंट्रैक्शन डेवलप हुआ है, नया जो हमारा सॉल्यूशन बनने से नए जो बॉन्ड बने उसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ AA जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी एनर्जी कम है, मतलब वो वीक था, लेकिन जब फाइनल AB बना तो वो स्ट्रांग बन गया, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए होगी। या मैं बोल सकता हूँ कि पहले BB जो इंट्रैक्शन था वो स्ट्रांग था तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, बाद में जो नया AB बॉन्ड बना है वो वीक है तो उसमें कम एनर्जी रिलीज होगी। ये इसका मतलब है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इस तरीके से हम रिलेट करेंगे, सारी चीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। सेकंड फैक्टर हम इसमें देखें डेल्टा V मिक्स। इसका मतलब क्या, ध्यान से समझ लेना। मैंने लिखा है चेंज, डेल्टा है तो चेंज आएगा, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा का मतलब चेंज, V का मतलब वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लिक्विड A और B। V मिक्स लिखा है इधर। मिक्स का मतलब जब मैंने A लिक्विड लिया, B लिक्विड लिया और दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो जब दोनों लिक्विड को जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा क्या? बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, जितना वॉल्यूम ऐड करोगे उतना ही तो फाइनल होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा चेंज आता है इसमें। 10 ml मैंने A लिक्विड लिया, 5 ml मैंने B लिक्विड लिया। इस 10 और 5 को जब मैंने ऐड करा तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए मुझे कितना मिलना चाहिए, 15 ml। बट पॉसिबिलिटी 3 है, हो सकता है वो 15 ml ही हो एग्जैक्ट, हो सकता है वो 15 ml से थोड़ा कम आ जाए, 14.9 ml, 14.8 ml, या 15 ml से ज़्यादा चला जाए, 15.1 ml, 15.2 ml या 15.5 ml। बोला सर वो तो हो सकता है कि पहले से उसमें कुछ पानी वानी रखा हो तो इसलिए बढ़ गया हो, या जब आपने डाला हो तो कुछ पार्टिकल्स उनके कंटेनर में स्टिक रह गए हो इसलिए कम हो गया हो। नहीं, वो बात नहीं कर रहा। एक्चुअल में सारे के सारे जितने पार्टिकल्स सारे के सारे मैंने माना, थ्योरेटिकली मैंने क्या कर ऐड करके दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बाद भी वॉल्यूम या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, सेम रह सकता है, दोनों के समेशन के बराबर।
कैसे, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो अभी सिर्फ फैक्टर देख रहे हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो डेल्टा वी मिक्स का मतलब है जब आपने दो इंडिविजुअल लिक्विड को, ठीक है, दो इंडिविजुअल कंपोनेंट को, सब्सटेंस को ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन बनने पे उस फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, क्या वो इंडिविजुअल लिक्विड के सॉल्यूशन के समेशन के बराबर है। बराबर है तब तो डेल्टा क्या आ जाएगा, या चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 0। और अगर बराबर नहीं है तो वो हो सकता है नेगेटिव भी हो, जैसे मैंने बोला कम भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो। तो डेल्टा वी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 कंडीशन हो सकती है। उसी तरीके से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूँ तो सारे हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम आ जाए। ए लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बराबर हो, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बराबर हो, ठीक है, वो सारे सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है वो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो, बी का अलग हो और ए का अलग हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। नेक्स्ट लिखा मैंने डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा का मतलब फिर से चेंज, एच का मतलब एंथैल्पी या एनर्जी, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं। मिक्स का मतलब मिक्स करने पे क्या एंथैल्पी में चेंज आएगा। तो वही लिखा है चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। ए और बी को जब मिक्स करोगे तो एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब ए और ए, ठीक है, और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एक एक पार्टिकल ले लेते हैं, या ए के बीच में मैं कह रहा हूँ कि 5 कैलोरी एनर्जी है, जब उसको बॉन्ड को तोड़ना होगा ए को। बी के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो 10 कैलोरी है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जब दोनों को मैंने मिक्स करा, ए और बी को जब मिक्स करा और सॉल्यूशन बनाया, तो ए और बी के बीच में जो नया जो बॉन्ड डेवलप हुआ, तो वो जब बॉन्ड डेवलप होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो फॉर एग्जांपल वो मान लो 15 कैलोरी है, मतलब जितनी मेरे को उन बॉन्ड्स को, क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे उन बॉन्ड्स को, पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ए और बी को, और नए ए और बी बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एग्जैक्टली जितनी एनर्जी चाहिए थी 10 + 15 टोटल हो गई, 2 एंडोथर्मिक है, और जो नया बॉन्ड बना उसमें भी 15 रिलीज हो रही। तो ओवरऑल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जितनी एनर्जी मुझे उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए थी उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एग्जैक्टली उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी का कोई चेंज नहीं मिल रहा मुझे। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब हो सकता है कि पहले वाला बॉन्ड स्ट्रांग हो, ए का और बी का, तो एनर्जी उसमें ज़्यादा चाहिए होगी, और बाद वाला बॉन्ड वीक बन रहा होता है, एनर्जी कम रिलीज हो रही होगी। तो फॉर एग्जांपल 15 चाहिए थी और रिलीज तो 12 ही हो रही है। तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है और रिलीज कम हो रही है, तो पूरा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इसका रिवर्स थी, पहले एनर्जी 15 थी और बाद में मान लो 18 रिलीज हो रही है, मतलब पूरा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, कि पहले बॉन्ड जो थे उससे भी ज़्यादा एनर्जी, जब ए और बी मिक्स हो गए, जो ए और बी कंबाइन हो तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मतलब जो नया बॉन्ड बना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी आएगी। डेल्टा एच हो सकता है 0 हो, कोई चेंज नहीं हो पूरे सिस्टम में एनर्जी का, हो सकता है डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए, मतलब ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाए, एंडोथर्मिक हो जाए। और एंडोथर्मिक होने का मतलब क्या है कि इंडिविजुअली जो हमारे सब्सटेंस के बीच में, लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो स्ट्रॉन्गर था। और डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए, मतलब हमारा जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है ए और बी का, वो क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा का मतलब फिर से चेंज, एस का मतलब एंट्रोपी, मिक्स का मतलब सॉल्यूशन की, जब सॉल्यूशन बना, दो लिक्विड को आपने ऐड करा तो उसमें एंट्रोपी का क्या चेंज आया। तो लिखा है चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। अब इसको ध्यान से सुनना, इसको मैंने नोट में आगे लिखा ही दिया, लेकिन समझा मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा एक आइडिया, कि जब दो लिक्विड को आप ऐड करोगे तो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। एंट्रोपी क्या डिफाइन करती है हमें, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस और फ्रीडमनेस, ठीक है। फ्रीडमनेस, रैंडमनेस, डिसऑर्डर, 3 टर्म्स हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। कोई भी एक भी टर्म को डिफाइन कर रहा है कोई प्रोसेस, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी में ये चेंज आ रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगर मैं दो लिक्विड, जो ए के अंदर जो लिक्विड ए उसमें सारे पार्टिकल्स ए, लिक्विड बी के अंदर सारे पार्टिकल बी है, और जब दोनों को मिक्स कर दूंगा तो अब पार्टिकल ए बी हो गए, तो क्या एंट्रोपी में कोई चेंज आया, किस तरह का, फ्रीडमनेस, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, क्या ऑब्जर्व हुआ। तो बिल्कुल इसके अंदर आपको ऑब्जर्व होगा डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस से मतलब क्या है, डिसऑर्डरनेस से मतलब यह है कि पहले तो सारे एक ही टाइप के पार्टिकल थे लिक्विड में, सारे ए टाइप के, एक यूनिफॉर्म थे, ऑर्डर्ड थे। यहाँ पे सारे बी के पार्टिकल्स थे, सारे सेम टाइप के थे, ऑर्डर्ड थे।
लेकिन जब ए और बी को मिक्स करें तो अब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल नजर आ रहे, ए और बी, ए और बी, ए और बी, तो डिसऑर्डरनेस आ गई है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी नहीं बची है, ए और बी अलग अलग पार्टिकल्स आ गए। और जब अलग अलग पार्टिकल्स आ गए, डिसऑर्डरनेस आ गई, तो एंट्रोपी तो क्या होती है, डिसऑर्डरनेस आने से बढ़ती है, तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब ये कंक्लूजन है जिसको मैं नोट के फॉर्म में लिखा दिया कि अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहे हो तो दो आपको कम से कम ऐड करने पड़ेंगे सब्सटेंस, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 करोगे तो 3 आ जाएंगे, 4 करोगे तो 4 आ जाएंगे, डिसऑर्डरनेस तो बढ़नी है। तो जब भी आप सॉल्यूशन बनाओगे तो एंट्रोपी तो सॉल्यूशन की बढ़नी है। अब वो सॉल्यूशन आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, नेगेटिव डेविएशन हो या पॉजिटिव डेविएशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन बनाए तो दो लिक्विड हमने अलग अलग सब्सटेंस ऐड करे, और ऐड करे तो उसमें डिसऑर्डरनेस आनी है। तो एंट्रोपी ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कंक्लूजन है, सब जगह यही यूज करेंगे। ठीक है, और हर जगह मैं बताऊंगा अभी। और सेकंड लास्ट है डेल्टा जी मिक्स। जी का मतलब यहाँ से गिब्स एनर्जी से, डेल्टा का मतलब है चेंज। तो क्या चेंज आता है गिब्स एनर्जी में जब हम लिक्विड ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं? तो चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग लिक्विड ए एंड बी। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, गिब्स एनर्जी का मतलब क्या है? गिब्स एनर्जी हमें बताती है किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी। अभी स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े, एंट्रोपी भी, एंथैल्पी भी और गिब्स एनर्जी, फिर भी ठीक है, बेसिक आइडिया में फिर से दे रहा हूँ। गिब्स एनर्जी हमें किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताती है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब ये होता है अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप होगा, हमें उसको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमेशा देता हूँ, अगर आपको आपके घर के ऊपर, ठीक है, टेरेस के ऊपर कोई टैंक रखा है जिससे आप पानी यूज़ कर दो, तो उसमें आपको क्या करना है, नल को सिर्फ एक बार टैप को खोलना है। एक बार खोल दोगे पानी कंटिन्यूस आता रहेगा जब तक ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अगर आपको पानी नीचे अगर टैंक है और ऊपर वाले जो आपके टेरेस पे रखा हुआ है, जिससे आपके घर के अंदर बाथरूम वॉशरूम वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब नीचे वाले टैंक से ऊपर पानी ट्रांसफ़र करना, तो क्या आप एक बार जो आपका जो वाटर पंप होता है या मशीन होती है, ठीक है, उसको क्या एक बार ऑन करके और फिर बंद कर दो, तो क्या अपना आप चढ़ जाएगा पानी? नहीं होगा ना ऐसा। कंटिन्यूस आपको पंप को ऑन रखना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यूस क्या करेगा, पानी को चढ़ाएगा। मतलब बाहर से कुछ हमें एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ रहा है। तो अगर ऊपर मैंने पाइप, और सिंपल एग्जाम, ऊपर टंकी में क्या पाइप लगा दो, यार छोटे बच्चे खेलते हुए, ठीक है, ऊपर ऐसे छोटा सा डब्बा रख लो, एक छोटा सा पतला सा पाइप लगा दो, एक बार अपने सक करके छोड़ दो, कंटिन्यूस आता रहेगा जब तक खाली ना हो जाए। लेकिन अगर नीचे डब्बा रखा है और ऊपर में पानी आपको भरना, तो एक बार सक करके छोड़ दोगे तो पानी अपना आप नहीं भरेगा जी, एक बार जितना सक करा उतना ही आएगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा। तो जो ये काम एक बार इनिशिएशन, किसी भी काम को करने के लिए एक इनिशिएशन, जैसे एक बार सक करके छोड़ा तो इनिशिएशन, एक बार टैप खोला तो इनिशिएशन, एक बार एक इनिशिएशन देने के बाद वो प्रोसेस अपने आप होता जाए, तो हम उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जिसमें कंटिन्यूस एनर्जी दो, कंटिन्यूस मुझे फोर्स खींचना पड़ेगा ऊपर या मुझे पंप चला के रखना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। अगर आपको एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स देना पड़ेगा तो वो कहलाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और सिंपल एग्जांपल, अगर आपने एक पत्थर रखा है पहाड़ पे, है ना, उसको एक बार जस्ट पुश करा तो पत्थर अपना आप लुढ़क के नीचे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हर बार आप जा जाके उसको खींच रहे हो, लेकिन उसी पत्थर को जब आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस में फोर्स लगाना पड़ेगा, जहाँ छोड़ के वापस नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, तो जहाँ तक ऊपर नहीं पहुँचा तब तक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो ऊपर से एक पुश दिया, एक इनिशिएशन दिया, वो तो क्या हो गया, एक स्टार्ट हो गया, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अपना आप नीचे आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नीचे से कंटिन्यूस आपको ऊपर ले जाना है तो कंटिन्यूस फोर्स या एनर्जी आपको देने पड़ेगी, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी नहीं दोगे तो प्रोसेस या तो वहीं रुक जाएगा, और वहाँ नहीं रुकेगा तो वापस रिवर्स आ जाएगा। तो अब स्पॉन्टेनियस का मतलब तो हो गया अपने आप। अगर मैं कह रहा हूँ दो लिक्विड को मैं मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहा हूँ, दो लिक्विड को मैं मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी या सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, एक होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन बन रहा है दैट मीन दो लिक्विड को ऐड करो, और अगर सॉल्यूशन बनाएगा तो अपने आप मिलना चाहिए, उसमें मुझे कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहा हूँ तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि दो अलग अलग लेयर्स मिल जाएगी। आई बात समझ में, दो अलग अलग लेयर्स मिल जाएगी। और सिंपल एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सॉल्ट और वाटर को मैंने मिक्स करा, ठीक है, सॉल्ट वाटर को मैंने मिक्स करा, एक बार मैंने हिला दिया, घोल दिया उसके अंदर, अब वो बन गया सॉल्यूशन।
अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन यही आपने मिट्टी ली, ठीक है, सैंड ली और उसको पानी में डाला, एक बार आपने घोल दिया, जितनी देर आप उसको घोल रहे हो, जितनी देर उसको स्टायर कर रहे हो, तब तक तो आपको लगेगा कि वो सैंड पूरी मिक्स है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, वो सेटल डाउन हो गई है, फिर उसको आपको हिलाना पड़ेगा, उसको स्टायर करना पड़ेगा, तब जाके वापस घुल जाएगी। तो अगर आप कंटिन्यूस उसमें एनर्जी दे रहे हो, कंटिन्यूस में एनर्जी दे रहे हो, तब तो सॉल्यूशन आपको लगेगा यूनिफॉर्म है। अदरवाइज जैसे आपने छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी मिट्टी। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है, जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट, तो वो तभी होगा जब वो अपने आप मिक्स होगा, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें अपने आप लिक्विड और भी एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं, या दो कंपोनेंट अपने आप अंदर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन या प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है ना, वो अपने आप में स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, ये प्रोसेस के अपने आप एक स्पॉन्टेनियस है। अब सॉल्यूशन जब मैं बना रहा हूं तो वो सॉल्यूशन भले आइडियल बने, वो नॉन आइडियल बने, नेगेटिव डेविएशन वाला बने या पॉजिटिव डेविएशन वाला, वो अलग अलग प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन है, अगर वो सॉल्यूशन है तो वो क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम डेल्टा जी की वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पे दो चीज तो फिक्स हो गई है, क्या, इन सब फैक्टर में से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि डिसऑर्डरनेस बनेगी दो ऐड करने से। और चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है सॉल्यूशन बनना। क्लियर है, ठीक। और लास्ट इसमें लिखा है डेल्टा पी मिक्स। अब ये डेल्टा पी मिक्स का मतलब क्या, पहले का वेपर प्रेशर बाद का नहीं, डेल्टा पी मिक्स का मतलब है कि अगर मैंने कोई सॉल्यूशन बना लिया और सॉल्यूशन बनाने पे अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसका वेपर प्रेशर मेजर कर रहा हूं। दो तरीके मेरे पास, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कैसे देखूंगा, बैरोमीटर नाम सुना होगा आपने, बैरोमीटर होता है वेपर प्रेशर या प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो मैंने जो सॉल्यूशन बनाया उसका मैं बैरोमीटर से वेपर प्रेशर मेजर कर रहा हूँ। और एक मुझे पता है कि दो सॉल्यूशन जो मैंने ऐड करे उनकी मेरे को कंसंट्रेशन वगैरह सारे डेटा मुझे पता है, थ्योरेटिकली मैंने कैलकुलेट करा राउल्ट्स लॉ लगा के। तो एक तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करा राउल्ट्स लॉ से, और एक बैरोमीटर से मैंने चेक करा। तो अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती तब तो मैं बोलूँगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, या हो सकता है एक वैल्यू कम या एक वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तब मैं बोलूँगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ चेंज है, तब मैं बोलूँगा डेल्टा पी मिक्स में कुछ चेंज है। तो डेल्टा पी मिक्स का मतलब क्या, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की बात हो रही है, इंडिविजुअल लिक्विड की वेपर प्रेशर और फाइनल सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर की बात नहीं हो रही। जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसी की वेपर प्रेशर की बात हो रही है। अब वो जो वेपर प्रेशर है वो दो तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटली। अगर दोनों हो सकता है मैच हो जाए तो डेल्टा पी जीरो, एक कम या ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव या पॉजिटिव, हम डिसाइड करेंगे कैसे। तो जो एक्सपेरिमेंटल बैरोमीटर से हमने बोला उसको मैं ऑब्जर्व भी बोल देता हूँ, कई जगह कई बुक्स में ऑब्जर्व भी लिखा होता है। और जो हम राउल्ट्स लॉ से थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उसको हम, ठीक है, थ्योरेटिकली भी बोल सकते हैं, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे एक तो हमने वर्ड यूज करा एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल के लिए हमने यूज करा ऑब्जर्व, ठीक है, और थ्योरेटिकली हम क्या यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटेड। कि थ्योरेटिकली हमने कैसे कैलकुलेशन से करा एक बार, और एक बार या फिर थ्योरेटिकल करा, या फिर मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट से करा, या फिर मैंने ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व कैसे करा, बैरोमीटर से करा। दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब दो पैरेलल वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर में हम चेंज देख लेंगे। तो जो ये दो सॉल्यूशन है ना, आइडियल और नॉन आइडियल, इसमें इन फैक्टर में ही वेरिएशन आता है, इनके फैक्टर में ही वेरिएशन आता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कोई सॉल्यूशन आइडियल होगा या कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल होगा। फिर नॉन आइडियल में भी इन्हीं से हम डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन वाला है या नेगेटिव डेविएशन वाला है। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर है, तो वही लिखा है चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, चेंज इन वेपर प्रेशर, और चाहो तो इसको और लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो फिर आगे इसमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था उसी को मैंने नोट के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। पहला ये कि डेल्टा एस मिक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज का मतलब क्या है कि हर एक सॉल्यूशन के लिए, आइडियल, नॉन आइडियल, नेगेटिव, पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सॉल्यूशन है तो डेल्टा एस मिक्स या चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक्सप्लेनेशन में लिखा है दैट इज एंट्रोपी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट डेल्टा जी मिक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। एक्सप्लेनेशन फिर लिखा है, गिब्स एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी को मैंने यहाँ पर नोट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये थे सारे फैक्टर जो किसी भी सॉल्यूशन को हमें बनाना है तो उन सारे फैक्टर को हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो अब एक बार आप पूरा मैंने एक बार समझा दिया स्लाइड को, तो आप वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी से इसको कॉपी कर लेनी। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, देन फिर ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन मैंने कम लिखा है तो अपनी लैंग्वेज में आप एलोब्रेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, जितना कीवर्ड्स जो लिखने थे वो मैंने सब लिख दिए। फिर भी किसी को लगता है कि थ्योरेटिकली या बोर्ड के हिसाब से उसको और लिखना चाहिए। ठीक है, और फिर बता दो ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। इस पर ऑलमोस्ट मान के चलिए क्वेश्चन बनता ही बनता है नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक है, तो समझाने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पे, तो जितना हो सकता था मैक्सिमम मैंने समझाया। इन्हीं चीज़ को बार बार हम पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बढ़ते हैं हम हमारा जो मेन टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये तो हमने सॉल्यूशन बनाते समय क्या क्या फैक्टर देखने उन पे बात करी। अब ये फैक्टर आइडियल सॉल्यूशन में कैसे वेरी करेंगे उस पर हम बात करेंगे। तो हेडिंग डाली मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसमें फर्स्ट लिखा मैंने आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, अभी तक जो हमने पीछे पढ़ा था उसमें राउल्स लॉ ही पढ़ा था हमने। तो ऐसे सारे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये तो हुआ डेफिनेशन वाइज। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसमें अगर मैं बोलूँ नीट या मेंस की, जेईई मेंस की बात करूँ तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से 4 फैक्टर दे देगा। 4 फैक्टर दे देगा तो उनकी वैल्यू पूछेगा, आइडियल है तो क्या ये पॉजिटिव होगी ये फैक्टर, या नेगेटिव होगा, या जीरो होगा, या क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है नीट या जेईई मेंस में। और बोर्ड के हिसाब से अगर हम बात करें तो बोर्ड में हमें क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, नॉन आइडियल के बारे में पूछ लेगा, उससे ग्राफ रिलेटेड या उसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट होते हैं, तो ये सब हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन तो क्या है कि जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करे हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे, हम उसको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब फैक्टर्स की हम बात करते हैं, तो पहला फैक्टर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर की। ठीक है, वहाँ पे हमने सबसे लास्ट में लिखा था, यहाँ आप सबसे पहले लिखा है। तो चलिए ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे डेल्टा पी मिक्स, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था? पी ऑब्जर्व माई पी, जिसका मतलब होता है पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेट। CAL का मतलब है कैलकुलेटेड, OBS का मतलब है ऑब्जर्व्ड। चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड करा है हमने उस फाइनल सॉल्यूशन का, और ये वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट करा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें बताएगा डेल्टा पी मिक्स, मतलब उस सॉल्यूशन का चेंज इन प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं डेल्टा पी मिक्स को? पी एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल का मतलब मैंने बोला तो 2 वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं हम? एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट कहाँ से कर रहे हैं हम? बैरोमीटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, एक इक्विपमेंट है। और लिखा पी एक्सपेरिमेंट माइनस पी थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल कहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, थ्योरेटिकल को क्या बोलेंगे हम? कैलकुलेटेड।
तो ये अलग अलग टर्म में तो कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दी। ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड भी यूज़ कर सकते हो, और ऑब्जर्व खुद सोच सकते हो लॉजिकली, ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे हम, ठीक है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंटल होगा, और कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, थ्योरेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं कह रहा हूँ कि पी ऑब्जर्व्ड और पी एक्सपेरिमेंटल का यहाँ पे मतलब ये है कि मेजर्ड बाय, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर एक इक्विपमेंट होता है जो प्रेशर या वेपर प्रेशर को मेजर करने के काम आता है, दैट इज प्रैक्टिकली मेजर्ड, ठीक है। तो ऑब्जर्व का मतलब तो यहाँ बैरोमीटर से है कि बैरोमीटर से हमने मेजर करा है, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, प्रैक्टिकली, मतलब खुद हमने प्रैक्टिकली इक्विपमेंट यूज करके मेजर करा है। दूसरा टर्म यहाँ पे दे रखा हमने पी कैलकुलेटेड और पी थ्योरेटिकल। इसका मतलब क्या है, वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ मतलब थ्योरेटिकली। राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, अब जो भी हो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल उसके लिए हमने देख लिया। तो राउल्ट्स लॉ की हेल्प से हमने थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करा। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अगर दो ही कंपोनेंट है, जैसे अभी हमने यहाँ बात करी बाइनरी है और दोनों वोलेटाइल है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं दोनों ही कंपोनेंट क्या वोलेटाइल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर क्या होगा पी ए प्लस पी बी, और पी ए क्या होता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सर ये तो डाल्टन्स लॉ है, बिल्कुल डाल्टन्स लॉ है, लेकिन बेटा ये जो वेपर प्रेशर आएगा कहाँ से आएगा, राउल्ट्स लॉ की हेल्प से तो आएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व का मतलब, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड का मतलब। अब मैं कह रहा हूं कि अगर डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, अगर डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, दैट मीन्स वहां पर इधर मैथमेटिकली इधर जीरो रखे तो ऑब्जर्व इधर आ जाएगा या कैलकुलेटेड इधर आ जाएगा, तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन के लिए क्या मिलेगा, सेम। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या मिलेगी उस सॉल्यूशन के लिए, क्या मिलेगी, सेम। दैट मीन्स अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर चेंज इन वेपर प्रेशर या डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा जीरो। क्यों जीरो मिलेगी, क्योंकि उसमें जो थ्योरेटिकली हम मेजर कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर और एक्सपेरिमेंटली जो वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो दोनों क्या आते हैं, एग्जैक्टली सेम आते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्वेश्चन क्या याद रखना है, इसमें क्या है कि चेंज इन प्रेशर या डेल्टा पी मिक्स, जो चेंज इन प्रेशर होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो क्या होता है, जीरो, कोई चेंज नहीं होता है, थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली आप कैसे भी कैलकुलेट कर लें, ठीक है, पहला फैक्टर। देन आते हैं आप दूसरा फैक्टर में, ऐसा होता क्यों है, ठीक है, ऐसा होता क्यों है, तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कौन, दूसरा फैक्टर हमें एक्सप्लेन करता है। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, जो हमने सबसे पहले लिखा था। ए जो हमारा ए लिक्विड था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी जो हमारा दूसरा लिक्विड था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और AB जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तीन अलग अलग, आइडियल सॉल्यूशन के लिए तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। जितनी एनर्जी पहले AA बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, जितनी एनर्जी दूसरे BB बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए, उन दोनों इंडिविजुअल में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी जब ये A और B बॉन्ड बनते हैं तो उतनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि AA को तोड़ने के लिए 5 कैलोरी एनर्जी चाहिए, BB बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी 5 कैलोरी चाहिए, मतलब दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम हुई, दोनों का इंट्रैक्शन कैसा है, सेम है। और जब A और B को मिक्स करा और तो जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई वो 5 + 5 टोटल कितनी चाहिए थी, 10। तो 10 टोटल 10 मुझे कैलोरी एनर्जी दोनों इंडिविजुअल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जब बॉन्ड बन रहे दो, भाई ऐसे लिख सकते, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पर A और A, B और B, ये जब इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दो बॉन्ड बन जाएंगे ना, यहाँ पर AB प्लस यहाँ पर एक और AB। तो इसको ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि इसको तोड़ने के लिए भी 5 कैलोरी एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए भी 5 कैलोरी एनर्जी चाहिए। इससे भी एनर्जी 5 रिलीज हुई, इससे भी 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली 5 + 5, पहले कितनी एनर्जी चाहिए थी मेरे को, 10, और बाद में भी कितनी रिलीज हुई, 5 + 5, बाद में भी एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 10। तो जितनी एनर्जी मेरे को बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए पहले, उतनी एनर्जी बाद में जितनी बॉन्ड बनने पे रिलीज हो रही, तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है उनके बीच में फोर्स ऑफ जो इंटरेक्शन है, जिस टाइप का भी इंटरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम और इक्वल है, तभी एनर्जीज भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है AA इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मस्ट बी इक्वल्स टू AB फोर्स ऑफ इंटरेक्शन।
ठीक है, तो चलिए ये इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेम होगा, अब समझना वेपर प्रेशर पे इस पे फर्क क्या पड़ा है। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले जो ए का वेपर प्रेशर था इंडिविजुअल लिक्विड का और बी का वेपर प्रेशर था इंडिविजुअल लिक्विड का, ठीक है, अब दोनों का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा, तो सेम टेम्परेचर पे सेम नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, और इक्विलिब्रियम आने पे उनका वेपर प्रेशर भी क्या सेम होगा। जब ए और बी कंबाइन हो गए, ए और बी जब कंबाइन हो गए, तो अब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी सेम है, तो सेम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, ए और बी सेम वेपराइज होंगे और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम उसमें क्या आएगा, वेपर प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग लिक्विड है और दोनों को जब मिक्स करें, पहले तो दो अलग अलग लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम कैसे हो सकता था, अभी तक तो आप यही चिल्ला के बोल रहे थे हर लेक्चर में कि कभी सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल बेटा सेम नहीं हो सकता है, इसलिए हम आइडियल बोलते हैं, आइडियल होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, अजम्पशन नहीं है, ठीक है, उस पर भी अभी मैं आऊँगा। तो दो लिक्विड का कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग लिक्विड का सेम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं अगर आइडियल है तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा जीरो, किसके केस में जीरो, एक मिनट यहाँ पे देखना एक बार, हाँ यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, तो डेल्टा वी मिक्स यहाँ पर क्या है, जीरो है, मतलब जब मैंने दो सॉल्यूशन को ऐड करा तो उनमें उनके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि 5 ml ए और 10 ml बी का दोनों को मिक्स करा तो 15 ml आना चाहिए। तो मिक्स करने से पहले इंडिविजुअल 5 और 10 कितना है, 15 ml, और मिक्स करने के बाद भी क्या आना है, एग्जैक्टली 15 ml, मतलब उनके वॉल्यूम में मिक्सिंग करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम प्लस जो लिक्विड बी है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का समेशन किसके बराबर आ रहा है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि एग्जैक्टली जितना लिक्विड और बी ऐड करा उतने फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम मुझे मिले, तब उस केस में उस सॉल्यूशन को मैं आइडियल सॉल्यूशन बोलूँगा और वहाँ पे डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, जीरो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। देन डेल्टा एच मिक्स, इसका क्या मतलब है, एंथैल्पी चेंज। अगर मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, जैसा अभी मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है पहले और बाद में भी, तो जितनी एनर्जी पहले एब्जॉर्ब हो रही थी उतनी बाद में रिलीज होगी, तो नेट पूरे प्रोसेस में देखोगे तो कोई एनर्जी ना तो ओवरऑल एब्जॉर्ब हुई ना ही कोई एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि एब्जॉर्ब भी 10 हुई थी और रिलीज भी कितनी हो रही है, टोटल 10 हो रही है, तो जितनी एब्जॉर्ब होनी थी उतनी रिलीज होगी, तो नेट एनर्जी चेंज क्या मिलेगा मेरे को, जीरो। इसलिए यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स भी क्या आता है, जीरो, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा, दैट इज नो एंथैल्पी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट फैक्टर, जो दो फैक्टर उन पे तो मैं बात कर ही चुका हूँ कि डेल्टा एस मिक्स मतलब चेंज इन एंट्रोपी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी ऑलवेज, क्यों, क्योंकि इसमें डिसऑर्डरनेस आएगा, दो मिक्स होंगे तो। और डेल्टा जी मिक्स ऑलवेज नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप आके मिल जाएंगे, बस दोनों को ऐड करना, अपना भूल जाएंगे, यूनिफॉर्मली बना लेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी मिक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव या लेस देन। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा लेस देन या ग्रेटर देन, हो सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो भी पूछ लें। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब जो ये ग्राफ हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है, ऐसा ग्राफ ये आपने क्या पढ़ा था, अभी पहले भी पढ़ा था ये ग्राफ। अब ये जो आपने ग्राफ पढ़ा था ना अभी तक, वो ग्राफ किसके लिए पढ़ा था हमने, आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था। हम उन सॉल्यूशंस को जितने भी पीछे हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो मोल फ्रैक्शन ए और बी नहीं लिखा इस बार मैंने, एक्स एक्स भी सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिख दिया, इधर वेपर प्रेशर लिख दिया, फिर ये पी नॉट बी, पी नॉट ए को ज़्यादा वॉलेटाइल मान लिया, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये पी ए इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, और ये पी बी इंडिविजुअल लिक्विड बी का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम ग्राफ हम जो लास्ट में देखा था वो किसके लिए था, एक्चुअल आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नोट के फॉर्म में कुछ पॉइंट लिखे इंपॉर्टेंट है ना। पहला जो पॉइंट है वो है सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट हैव सेम नेचर लाइक पोलर और नॉन पोलर एंड कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, देन दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे अभी मैं बोल रहा था कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा कि दो अलग अलग लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन सेम तो हो ही नहीं सकता। तो अब ये एक अजम्पशन है कि अब रियल लाइफ में हम आइडियल सॉल्यूशन किसको माने,
किसी को तो मानना पड़ेगा, कैसे तो कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में पढ़ते हैं, 5th चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, उसमें हम पढ़ते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जैसे रियल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में हम रियल गैस को ही आइडियल मान लेते हैं, उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम ही रियल सॉल्यूशन को, जो नॉन आइडियल होते हैं उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, आइडियल। तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते थे हम गैसेस के टर्म में, आइडियल गैस और रियल गैस। यहाँ हम टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो जनरली तो सारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, नॉन आइडियल, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में हम उनको आइडियल कंसिडर कर लेते, अज्यूम कर लेते, लेकिन होते नहीं है थ्योरेटिकली। अब किसको कंसिडर करेंगे, तो हमने बोला ऐसे दो लिक्विड जिनका नेचर सेम हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर ये लिक्विड ए के अंदर पोलर बॉन्ड्स है, जैसे पानी है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक H2 मॉलिक्यूल का दूसरा H2 मॉलिक्यूल के साथ कैसे होते हैं, पोलर बॉन्ड होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, पॉजिटिव है। अगर पहला मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा भी कोई लिक्विड लिया जिसमें भी पोलर है, तो पोलर पोलर मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ पहला नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर होना चाहिए, एक पोलर एक नॉन पोलर इस तरह का नहीं होना चाहिए। पहला तो ये। दूसरी चीज़ कि इनके जो मॉलिकुलर मास को आप कंपेयर करो तो एग्जैक्ट दो अलग अलग मॉलिक्यूल की, आप बताइए, सीधी सा लॉजिक सी बात है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल भी होने चाहिए और उनका मॉलिकुलर मास सेम भी होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी नहीं। तो फिर क्या हम बोलते हैं कि कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो उनका मॉलिकुलर मास में, ऑलमोस्ट सेम सा हो। अब ऑलमोस्ट सेम सा होने का मतलब सेम तो नहीं होता, बराबर आसपास हो सकता है। तो जनरली हम होमोलोगस जो सीरीज होती है, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो जैसे मैं बोलता हूँ एल्केन की बात करूँ तो मिथेन का होमोलोगस कौन होगा, इथेन, इथेन का फिर प्रोपोन, प्रोपेन का ब्यूटेन, इस तरह। कार्बन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का जो डिफरेंस होता है मॉलिकुलर मास, कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन का मास 2, तो 12 + 2 14 मॉलिकुलर मास का अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दो कंपाउंड आपस में कैसे होमोलोगस है। तो ये जो होमोलोगस कंपाउंड होते हैं इनको हम बोल सकते हैं इनका कंपेरेबल मास है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं, अभी भी 12 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम उनको होमोलोगस को क्या मान के चलते हैं, कंपेरेबल मास मान के। तो मीथेन का इथेन, इथेन का प्रोपेन, लेकिन मीथेन और प्रोपेन का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनका पहले तो नेचर सेम हो, पोलर पोलर हो या नॉन पोलर हो, और उसके बाद उनका मॉलिकुलर मास भी कैसा हो, कंपेरेबल हो, जब ऐसे दो अलग अलग लिक्विड को आप मिक्स करोगे तब हम क्या मान सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। ये बात यहाँ इस पॉइंट में बोली गई है। सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट हैव सेम नेचर लाइक पोलर और नॉन पोलर, मतलब दोनों पोलर होने चाहिए या दोनों नॉन पोलर होने चाहिए, एंड कंपेरेबल मॉलिकुलर मास, देन दे विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा, नो सॉल्यूशन इज ए आइडियल सॉल्यूशन, इट इज एन अजम्पशन लाइक इन नेचर नो आइडियल गैस इज प्रेजेंट। तो जैसा अभी मैंने समझाया था कि जैसे कोई आइडियल गैस होती नहीं है, स्पेशल कंडीशन में माना जाता है, इसी तरीके से कोई सॉल्यूशन आइडियल हो नहीं सकता, क्योंकि जो डेफिनेशन अभी हमने आइडियल की पढ़ी है उसके मतलब ए मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि किसी के अंदर भी हर तरह के फोर्स, अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, आयोनिक, कोवलेंट, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वीक वंडरवॉल फोर्स तो होंगे। और वीक वंडरवॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करते हैं, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन सेम कैसे हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इसने जो दे रखा है, अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, स्पेशली जेईई और नीट वालों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर्स में, आने की आगे भी संभावना है पूरी। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम्पल पूछ लेता, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बताओ, कौन से दो लिक्विड को मिक्स करने से आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, कौन से दो लिक्विड को मिक्स करने से नॉन आइडियल बनाएगा, या नेगेटिव डिवीजन या पॉजिटिव डिवीजन, तो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल। अब इनके बीच में लॉजिक तो हमने जैसे बोला कि होमोलोगस, ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा आता है समझ में, लेकिन जैसे नॉन आइडियल में जाओगे, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछेंगे तो वो थोड़ा लॉजिक उसमें कभी समझ में भी नहीं आता, फिर भी उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करिए। तो लास्ट ईयर के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखे। तो यहाँ पे C6H6 मतलब बेंजीन, C7H8 मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्विन जिसको हम बोलते हैं, तो बेंजीन और टॉल्विन CH2 का डिफरेंस होमोलोगस हो गए, तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन मिलके बना सकते हैं। CH3OH और C2H5 मिथेनॉल और इथेनॉल, फिर से CH2 का डिफरेंस, दोनों होमोलोगस एक दूसरे के, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। C2H5Cl एंड C2H5Br
सर यहाँ तो सेम ही है Cl और Br, ये तो कोई होमोलोगस नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन हाँ इस तरह का, क्योंकि हैलोजन से क्लोरीन और ब्रोमीन में हैलोजन है C2H5, तो दोनों में कॉमन है, तो क्लोरीन ब्रोमीन और इसकी जगह फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन, ये भी इस तरह के कंपाउंड भी होमोलोगस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इसमें एक ही मैं बोल सकता हूँ फैमिली के, हैलोजन फैमिली के दो नेबरिंग अगर एटम्स आ रहे तो इस तरह के कंपाउंड भी क्या कर सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये तो हुई सारी बात इससे आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। पहली बात तो इसको कॉपी तो आपको करना ही है उससे पहले, यानी है ना। अब सब में देखोगे ना जितने भी फैक्टर है उसमें एक फैक्टर आपको क्या कॉमन नजर आएगा, क्या नजर आएगा, कॉमन फैक्टर पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वही मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बाकी तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए डेल्टा पी मिक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। देन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। डेल्टा एच मिक्स की भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा, यानी डेल्टा पी मिक्स 0, डेल्टा वी मिक्स 0, डेल्टा एच मिक्स 0। तो हमें लगता है सब 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन, नहीं, बट दो फैक्टर का ध्यान रखना, जो मैंने बोला किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, किसी भी टाइप का क्या हो सॉल्यूशन हो, उसके अंदर ये फैक्टर हमेशा फिक्स रहेंगे कि डेल्टा एस मिक्स ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा जी मिक्स ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। सॉल्यूशन आइडियल हो नॉन आइडियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दो फैक्टर फिक्स रहेंगे सभी के लिए, और बाकी के अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो सभी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, फिर भी आपको लगता है कि थ्योरेटिकली आपको और एलोब्रेट करके लिखना है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। फिर भी जितना इंपॉर्टेंट था मैंने उसको लिखने की कोशिश करी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करना स्टार्ट करें। चलिए करिए इसको कॉपी, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देन ठीक है, कई लोगों का रहता है कि सर ये ग्राफ पहले बना लेते दोबारा बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ हमने वहाँ नॉर्मल पढ़ा था, लेकिन अब हम ये भूल जाते हैं ग्राफ बना किसके लिए, ठीक है। तो बस ये 2-3 लाइनें खींचनी है, ठीक है, तो जल्दी से बना लें। तो इसके साथ बना लेता कि पता लग जाए ये ग्राफ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ आइडियल के लिए, नॉन आइडियल के लिए ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें चेंजेस होते, तो आपको पता लगना चाहिए। पहले जो हमने पढ़ा था वो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, इसलिए इसको भी कॉपी करें साथ में। एंड लास्ट नोट जो है ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। बोर्ड में पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी और नीट में भी पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में अल्टीमेटली हमने क्या सॉल्यूशन कैसे बना और उस पर कौन कौन से फैक्टर पे क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा। साथ में आइडियल सॉल्यूशन में ये फैक्टर कैसे वेरी करे तो उसको हमने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन आइडियल की बात करेंगे। नॉन आइडियल में दो अलग टाइप आ जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन, उस पर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से देखें, नोट्स प्रॉपर बनाएं और ठीक है, जहाँ पे भी डाउट है रिवाइंड करके सुनिए ध्यान से, सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके बाय, थैंक यू क्लास।